सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello guys, I am Himanshi Verma from Indian Student Group. आज हम अपनी पिछली क्लास में जो हमने चैप्टर किया था लोकतंत्र और विविधता, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए, हमने देखा था कैसे आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में ईसाई बहुल देश होते हुए भी उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट और कैथोलिक में भारी मारकाट हुआ करती थी, जबकि जो नीदरलैंड था उसमें जो भी विभिन्नताएं थी वह दोनों ही समूह में विविध थी। ठीक है, वह दोनों ही समूह में विविध थी। और हम सभी जानते हैं कि जब हमारी विभिन्नताएं समान रूप से दोनों ही समूह में विद्यमान होती है तो वहाँ भेदभाव के जो अवसर होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। देखिए, मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। यानी कि देखिए, कोई देश छोटा हो या बड़ा हो, जैसे बेल्जियम एक छोटा देश है जबकि हमारा जो भारत है वह काफी बड़ा देश है। देखिए, आप देख सकते हैं। तो आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए। क्यों? अगर वह छोटे भी हैं तो लोगों के आवागमन से उनके अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति के कारण उन देशों में भी बहुसंस्कृति आ चुकी है, इसलिए बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। इसलिए विभिन्नताओं से समाज पूरी तरह से भरपूर हो गया है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति क्या होता है कि कभी कभी समाज में व्याप्त यही विभाजन राजनीति में भाग कब ले ले हमको पता ही नहीं चलता। देखते हैं ये किस प्रकार हमारी राजनीति को प्रभावित करता है। राजनीति का सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? बिल्कुल है, क्योंकि सामाजिक विभाजन में हमारे देश के लोग बटे हुए हैं, समाज के लोग बटे हुए हैं, उन्हीं लोगों के विचार बंधे हुए हैं। और जब यही विभाजन पर राजनीति जब इस सामाजिक विभाजन का प्रयोग करते हैं तो राजनीति काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि लोग अपने धर्म, संप्रदाय, संस्कृति या विचारों से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर हम उन विचारों, उन संस्कृति, उन धर्म का प्रयोग करके राजनीति में शामिल होते तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए थोड़ा लाभदायक होता है, लेकिन यह मानवता के लिए अत्यंत खतरनाक है। हम जान सकते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का जो मेल है वह बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक लगता है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं हम लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा कर देता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। ये सही बात है कि प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है सभी जगह, और समाज में फूट पड़ने का कारण भी कुछ यही हो जाता है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से लोगों को लाभ दिखाते हैं। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में कब बदल जाएगा हम कह ही नहीं सकते। देखिए, समाज में एक विभाजन था, इसका हम एक सामान्य सा उदाहरण ले लेते हैं कि समाज में एक विभाजन था धर्म से, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। जब यही धर्म राजनीति में प्रभावित हुआ तो आज हम देख सकते हैं कि आज उस राजनीति में प्रभावित होने के कारण आज हमारे भारत के दो टुकड़े हो चुके थे। हालांकि हम इसे धार्मिक मानते हैं, कुछ राजनीति भी था, लेकिन लोगों का उस टाइम क्या था कि हमारा खुद का एक देश होगा तो हम अपने विकास के बारे में ज्यादा सोच पाएंगे। उस टाइम हम लोगों ने भी सोची कि हाँ, हमें इनको मौका देना चाहिए विकास का, और लोगों के लाभ के लिए। और हम हर तरीके से जो यह विकल्प भी सबको उस टाइम सही लगा तो विभाजन कर दिया गया। लेकिन इस विभाजन का आधार कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन ही तो था, समाज में ही तो ये विभाजन व्याप्त था। जब यही राजनीति में पहुंचा तो विभाजन बदल गया। तो यही एक उदाहरण है कि कई देश पे हो चुका है। ठीक है, चलिए परिणामों का हम दायरा देखते हैं कि उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण है जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन का काफी समय से हिस्सा है। जातीय कटुता और राजनीतिक कटराव की गिरफ्त में यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर यहाँ दो पंथ में बटे हुए हैं। 53% प्रोटेस्ट है, 53% प्रोटेस्ट है, जबकि बाकी कितने हैं? बाकी हमारे कैथोलिक हैं। तो जो कैथोलिक हैं, जो रोमन कैथोलिक हैं, उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को गणराज्य के साथ मिलाया जाए। लेकिन जो प्रोटेस्ट है वह कहते हैं कि हमें ग्रेट ब्रिटेन रहने का ही पक्ष है, क्योंकि सिर्फ जो ब्रिटेन है उसमें प्रोटेस्ट ज्यादा है इसलिए।
तो अक्सर इन दोनों ही पार्टियों में जो प्रोटेस्टों की पार्टी है वो है यूनियनिस्टो, और जो हमारे आयरलैंड की जो कैथोलिक की पार्टी है वो नेशनलिस्टो है। तो इनके बीच हमेशा ही हिंसक टकराव होते रहते हैं, कई जवान मारे भी जा चुके हैं। तो 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने यह तय किया कि हम हिंसक आंदोलन को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इनका जो भी इनका मतभेद था वो 1998 में ही खत्म हुआ। वही हम यूगोस्लाविया की कहानी का अंत देखें तो वह काफी सुखद नहीं था। वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ ने यूगोस्लाविया को कई टुकड़ों में बट गया। ठीक है, कई टुकड़ों में बट इसलिए हम इन उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं बुल्गारिया। क्या होता है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत? क्या होता है कि ये एक छोटा सा सामान्य सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति है गणेश जो विदेश घूम कर आया था, और वह महाश्वेता को बता रहा था, उसकी फ्रेंड है ये महाश्वेता, कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है, और उसे योद्रांका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। तो रोमानी लोगों के बारे में उसने क्या बात कही थी, तो हम योदानक्रा के विचार जानेंगे कि योदानक्रा एक नर्स थी और वो रोमानी लोगों के प्रति क्या विचार रखती थी। तो पहला, तो जो नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते। रोमानिया ये बोलती है कि मैं नर्स हूँ तो मैं किसी की मदद करने से मना नहीं कर सकती। लेकिन रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। इनके परिवार से अगर किसी को जरा कुछ भी हो जाए तो पूरा परिवार, बहुत सारे लोग अस्पताल आ जाते हैं, और जब भी अस्पताल में होते हैं तो परेशान करते रहते हैं, कई बातें करते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं रहता है, और गंदगी भी फैलाते हैं, दीवारों पर थूकते हैं, धैर्य तो उनमें होता ही नहीं, डॉक्टर्स को परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और लास्ट में वह एक लाइन कहती है कि दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं है। देखिए ये जो सामाजिक विभाजन था ये किस तरह उसके विचारों पर प्रभावी हो सकता है। हम कह रहे थे, माना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन सभी काली चमड़ी वाले लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन उसने कुछ के बर्ताव से ही अपना यह विचार बना लिया था, जो कि अक्सर काफी गलत है अपनी अपनी जगह पर। उनके रंगों की पसंद भी बहुत अजीबो-गरीब थी, ये उसके विचार थे। उनकी पोशाक भी काफ़ी अलग थी, बाकी देश के बाकी लोगों की तरह वह बिल्कुल नहीं थे। फिर हम सब जानते कि वे चोर हैं, देखिए कैसे उसकी अवधारणा धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं, इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर दौड़े-दौड़े देखिए अगर यही काम बीमार होने पर कोई कोई सामान्य सा व्यक्ति करता है तो क्या हम उसको इस तरह करते हैं? लेकिन उसके अस्पताल मतलब उन जो योदान थी उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि जो रोमानी लोग होते हैं वह बीमार पड़ने पर दौड़े दौड़े अस्पताल चले जाते हैं। अगर मैं या आप हूँ, अगर हम में से कोई बीमार होता है तो हम भी तो अस्पताल ही जाते हैं। लेकिन वही है कि जहाँ सोच प्रभावी होती है वहां हमें शायद हमारे सामने की सच्चाई भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसे पर इलाज कराते हैं। अब ठीक है, अब सब अपनी जगह है, वो लोग गरीब है नहीं करवा पा रहे हैं इलाज, तो जो है वो करवा रहे हैं। तो ऐसे अपनी विचार नहीं बनाना चाहिए। गणेश ने रोमानिया में रहने वाली रोमानिया मृदुजिनी के बारे में बताया, जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर या नर्स को देने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी पर उससे कोई मिलने नहीं आया, उसकी देखभाल करने भी कोई नहीं आया। आखिरकार एक सफाई कर्मचारी जो खुद भी रोमानी थी उसकी मदद की, और उसका बेटा जब हुआ तब जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए आपका एक और अपराधी आपका जब बच्चा हो गया तो उस नर्स ने कहा कि लीजिए एक और अपराधी पैदा हो गया। देखिए कैसे उस रोमानिया के उस जो कर्मचारी थी फिर भी उसने अपने ही समुदाय में जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसको अपराधी बोला, क्योंकि वह भी यही समझती थी जो लोगों की अवधारणाएं थी।
तो किस तरह उन्होंने बताया कि एक और अपराधी पैदा हो गया जब डॉक्टर ने, अब देखिए कैसे डॉक्टर रोमानी लोगों से व्यवहार करते थे। पहले तो सरकारी अस्पताल में लोग रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया कि डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं, और एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे जांच करानी है तो पहले तुम नहा कराओ। निश्चित रूप से शायद मेरे शरीर से बदबू आ रही हो। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने छोड़ दिया, मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता था कि इन अस्पतालों में ना जाना ही अच्छा है। तो हमने देखा कि देखिए किस प्रकार रोमानिया लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था। वहाँ का नर्स स्टाफ, वहाँ का डॉक्टर स्टाफ, जिनका काम ही है जीवन को बचाना बिना किसी के साथ भेदभाव किए हुए, फिर भी बुल्गारिया में रोमानिया लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता था। तो हम लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम कभी भी सामाजिक विभाजन को अपने कर्तव्य या अपने देश या अपने कार्य के आगे कभी नहीं रखेंगे। सामाजिक विभाजन अपनी ही जगह ठीक है। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। सही बात है। जब सच की बात आती है तो हमें अपने होने वाले जो हमारा स्वार्थ होता है हमें उसको छोड़ना ही पड़ता है। पर इसके साथ ही यह भी सच्चाई कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। सच बात है। कुछ कुछ चीजें हम संभाल कर भी रखते हैं, हमारे विचारों के आदान प्रदान भी होते हैं। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देश किसी न किसी सामाजिक विभाजन में हैं, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल में अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूह में अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। ये तो हम सभी जानते हैं। अभी तो हमारे प्रदेश में भी चुनाव का ही माहौल चला आ रहा है, तो सभी लोग अपने अपने समुदाय के अच्छे की बात कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे वायदे किए जा रहे हैं जो वाकई में प्रभावी हैं समाज को करने के लिए, लेकिन इनका कोई भी पुष्टि नहीं है कि ये वादे पूरे भी होंगे या नहीं होंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरत को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा है। देखिए, हमें ना हर समुदाय के विकास के बारे में अगर सोचना है तो हमें उस समुदाय के लोगों से बातचीत करना हमारा जरूरी है। उस समुदाय के व्यक्ति का हम में शामिल होना जरूरी है, तभी हम उसकी जो कमियां हैं, उस समुदाय की जो आवश्यकताएं, हम उनको देख पाएंगे। अधिकतर देश में मतदान स्वरूप और सामाजिक विभाजन के प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देते हैं। सामाजिक मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के, लोगों की एक मेंटेलिटी होती है, एक मानसिकता होती है कि हम इस व्यक्ति को या हमारे समुदाय से जो व्यक्ति संबंधित रखता है हम उसको वोट देंगे। शायद हम उस समय ये भूल जाते हैं कि क्या ये व्यक्ति उतना कुशल है। हम तो सिर्फ एक आधार पर इसको वोट दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे समुदाय से संबंधित रखता है। क्या ये इस पद के लिए कुशल है? अगर हम अगर हम कुशलता और अकुशलता को आंकने लगे तो शायद हमारे देश का विकास और बढ़ जाएगा, और यह सामाजिक ही विभाजन रहेगा। ये राजनीतिक स्तर पर कभी नहीं जाएगा, और अगर यह राजनीतिक स्तर पर नहीं जाता है तो इससे हर समुदाय का विकास होना ही संभव है। चलिए, समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे से ज्यादा पसंद करते हैं और ही उसी को ही वोट देते। कई देशों में ऐसी पार्टियां जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, और इन सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। 3 आयाम सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, कि हम अपने समुदाय के प्रति हमारी पहचान हो।
अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अगर जैसे कि हमने पढ़ा था कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टों में हमेशा मनमुटाव होता है, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं अलग-अलग समूह में है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट अपने-अपने जगह पर खुद को एक दूसरे से ज़्यादा बड़ा मानते हैं, तो मनमुटाव होता है। वहीं हम अगर नीदरलैंड में देखें तो कैथोलिक और प्रोटेस्टों में विभिन्नताएं थी वो दोनों ही वर्ग में मौजूद थी, इसलिए वे कभी एक दूसरे को कभी छोटा या बड़ा मान ही नहीं पाए, उन्हें इक्वल ही लगता था। तो वही है कि जब हम खुद को अलग और विशिष्ट मानने लगते हैं, तब हमारे यहाँ दूसरों के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्ट या कैथोलिक तौर पर देखेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव ही नहीं है। अगर लोग बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते। देखिए बेल्जियम में हमने पढ़ा कि कैसे भाषा के आधार पर विभाजन था, लेकिन वो लोग एक स्तर पर खुद को क्या मानते हैं, खुद को बेल्जियाई ही मानते। वो खुद को डच या जर्मन बोलने वाले लोग नहीं मानते। इस नजरिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हैं। वह खुद को पहले भारतीय मानते हैं और उसके बाद वह अपने को प्रदेश का निवासी, क्षेत्र, भाषा समूह का व्यक्ति या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहा है, कैसे उन मुद्दों को उठाया जा रहा है, और कैसे हम हमारा भी तो चुनाव होना चाहिए कि हम कोई व्यक्ति अगर धार्मिक मुद्दों को उठा रहा है तो हम उसके प्रति हमारी क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक मुद्दों को उठा रहा है तो अच्छी बात है कि वह धार्मिक मुद्दों को उठा रहा है, जिससे लोगों का विकास हो सकता है या कई मामले सुलझ सकते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वो उस धार्मिक मुद्दे उठाने का उसका उद्देश्य क्या, क्या वाकई में उसका उद्देश्य समस्या का समाधान करना है या अपना फायदा देखना है, या फिर अपना फायदा देखना है। और साथ ही साथ हम उस व्यक्ति की कुशलता को भी आंकेंगे कि क्या यह व्यक्ति धार्मिक मुद्दे को सुलझा तो रहा है, लेकिन क्या ये इतना कुशल है जिस पद के लिए हम इसे योग्य बनाना चाहते हैं, या जिस पद के लिए दावेदार बन रहा है क्या यह उस पद के लिए योग्य है। तो हमें इस चीज को भी आंकना चाहिए। और जब हम इस चीज को आंकेंगे तो हमारा आधार सिर्फ और सिर्फ कुशलता होना चाहिए, कोई भी सामाजिक विभाजन का कोई स्तर नहीं होना चाहिए। जैसे कि श्रीलंका में केवल सिंगलियाओं की मांग तमिल समुदाय के हितों के खिलाफ थी। देखिए जब हम किसी दूसरे वर्ग के खिलाफ की बात करेंगे तो वहां विद्रोह तो होना ही है। जहां विद्रोह होगा वहां लड़ाई दंगे होंगे, हो सकता है विखंडन भी हो जाए। युगोस्लाविया भी कुछ ऐसे ही जातीय समूह की तरफ से ऐसी ही मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा रखना संभव है। मैंने आपसे कहा था कि अगर विखंडन ज्यादा विद्रोह हुए तो विखंडन के परिणाम बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार है और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी से करें, ठीक है, अगर कोई वर्ग है जो सामाजिक विभाजन में जिसका विकास नहीं हो पा रहा, अगर हम उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं तो यह कोई गलत नहीं है। अगर हम कोई वर्ग है जो अपना विकास नहीं कर पा रहा, उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, हाँ, लेकिन हम उसके विकास के लिए किसी दूसरे वर्ग के विकास को दरकिनार कर रहे हैं तो वो गलत है। यानी हम ईमानदारी से अपना कार्य करें। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। अगर हम राष्ट्रीय एकता के मामले चलते किसी ऐसी मांग की पूर्ति ना कर रहे जो जरूरी है, तो वो कहीं ना कहीं देश के विद्रोह का कारण बनता है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। सही बात है कि आप ताकत के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं आप उनको कभी नहीं बदल सकते। और देश देश की एकता आंतरिक भावनाओं से बनती है, ताकत के बल पर नहीं। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। यानी सामाजिक विभाजन कोई खतरा नहीं है देश के लिए, बस इतना है कि हमको उसका उसका एक दायरा बनाना चाहिए कि सामाजिक विभाजन को राजनीति में केवल इतना ही हम स्थान देंगे, इससे ज्यादा नहीं। राजनीति में भी, हमारे जीवन में भी, हमारी सोच में भी और हमारी मानसिकता में भी, हर जगह हम उसका दायरा बनाकर रखेंगे। जब तक सामाजिक विभाजन ठीक है, जब तक है, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है, सभी के विकास की बात आती है, तो वहां ऐसे विभाजन को दरकिनार रखना चाहिए। ठीक है।
इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूहों हाशिया पर बड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं, सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता और इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत हो ही जाता है। विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को समाहित करने की इच्छा इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभावों का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करते हैं। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं और उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। चुनाव के समय ही लोग अपनी समस्याओं को रखते ताकि जब सरकार बने तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, सरकार की नजरों में उनकी समस्याएं आए। कई बार सामाजिक असमानता इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ठीक है, और कई बार संघर्ष, कई बार हिंसा का भी रास्ता अपना लेते हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हमने संघर्ष किया और वह क्या बन गया, हिंसा, और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। यानी अगर हम समाज विभाजन को किसी हद तक खत्म करना चाहते हैं तो लोकतंत्र उसका सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीन सामाजिक विभाजन अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि व्यक्ति की कई पहचान होती है, संभव है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों से ही सामाजिक विभाजन होते हैं, नहीं छोटों में भी होते हैं। तो इसका अ और बा दोनों ही सही है। इसके बाद ये कुछ इसकी एक्सरसाइज है, ये आप लोग करके लाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे इन सब के आंसर आप लोग सेंड करेंगे, फिर मैं सबके आंसर चेक करूंगी। और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर के कहीं भी किसी भी लाइन से, आप मुझे कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए चलिए गाइस, क्लास यहीं खत्म होती है चैप्टर के साथ। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो पढ़ते हैं और क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास को कंटिन्यू कीजिए, सारे डाउट्स, सारे टॉपिक सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।